Bismillahirrahmanirrahim. I am Ratullah from Qaid Azam College of Nursing and Allied Health Sciences Sabi. तो आज का हमारा चैप्टर है एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। तो एंटी मलेरियल ड्रग क्या है, ये हमारे पास थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी की एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि मलेरिया क्या है। ठीक है, सब्जेक्टिव के अगर हम देखें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मलेरिया है क्या। ठीक है, कितना स्पीशीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया काज होता है, और कौन कौन से ड्रग्स है जो हम मलेरिया की ट्रीटमेंट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं या मलेरिया में एज ए प्रिवेंशन के थ्रू इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि देखिए मलेरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते थे कि मलेरिया डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। ठीक है, माला एंड एरिया। माला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मलेरिया की दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से निकला है, माला और एरिया से। माला का मतलब होता है बेड, एरिया का मतलब होता है एयर। पहले समझा जाता था कि मलेरिया बैड एयर, गंदी हवा से काज होता है। जिधर बैड एयर होता है वहाँ पर मलेरिया होगा, लेकिन चूंकि इसकी कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं थी, ठीक है, साइंटिफिक बेस पे, तो इसलिए जो डेफिनेशन है इसको रॉन्ग कंसिडर किया, गलत कंसिडर किया। तो इसके बाद जब फर्दर मतलब प्रोसेस हो गई इसके ऊपर, तो बाद में पता चला कि मलेरिया जो कि जिस चीज़ की वजह से काज होता है वो एक पैरासाइट है, और उस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया को काज कर सकता है, और ये प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट करने में जो रोल अदा करता है वो एक मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो। ठीक है, एनाफिल मॉस्किटो एक स्पेशल स्पीशीज है, लेकिन वो भी उनका जेंडर फीमेल होगा। फीमेल एनाफिल मॉस्किटो ये इस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। ठीक है, और वो प्लाज्मोडियम जाके हमारे पास मलेरिया काज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, देखिए अक्सर जिन पेशेंट को मलेरिया होता है तो उसके लिए हम एक लैब टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं MP टेस्ट। M फॉर मलेरिया, P फॉर पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट। MP टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पेशेंट को मलेरिया है या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इंट्रोडक्शन। मलेरिया इज़ अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान एंड ट्रॉपिक्स एरिया। देखिए मलेरिया ये एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, इन डिफरेंट डिजीज़ है, उन डिजीज़ में मलेरिया भी एक मेजर डिजीज़ है। ठीक है, और ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक का मतलब होते हैं गर्म इलाके। ठीक है, जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पर मलेरिया कॉमन होता है। आपको पता है कि ये जो मॉस्किटो होते हैं ना, मॉस्किटो ये अक्सर गर्मी के मौसम में होता है। ठीक है, और सर्दी में फिर नहीं होता वही मॉस्किटो। तो अगर मॉस्किटो गर्मी के मौसम में होता है और मलेरिया फीमेल एनाफिल मॉस्किटो से काज होता है, तो इसका मतलब कि गर्मी के मौसम में मलेरिया के पेशेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो जून जुलाई अगस्त सितंबर भी है, लेकिन बार के सितंबर नहीं है, ये जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास जो गर्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें मॉस्किटो जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब मॉस्किटो ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है मलेरिया की पेशेंट आपको ज़्यादा सामने नज़र आएगी, और मलेरिया की ट्रांसमिशन भी ईजी होगा, क्योंकि इस गर्म जो गर्मी के महीने होते हैं इसमें वो अपीयर हो जाते हैं मॉस्किटो, फिर मलेरिया को काज करते हैं। तो सिंपल मतलब है कि ट्रॉपिक्स एरिया का मतलब ये होता है गर्म इलाके। इसके अलावा मलेरिया काज्ड बाय 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, मलेरिया के जो स्पीशीज है वो 4 स्पीशीज़ है, यानी मतलब ये है कि 4 स्पीशीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया काज होता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक स्पीशीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया काज होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल ये भी एक स्पीशीज़ है, मलेरिया को काज करता है। प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम ये भी मलेरिया को काज करते हैं, और प्लाज्मोडियम मलेरिया ये भी मलेरिया को काज करता है। ठीक है, MCQs आ सकते हैं कि हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट मे काज मलेरिया। 1 स्पीशीज, 2 स्पीशीज, 3 स्पीशीज, 4 स्पीशीज। ठीक है, ये आपको बाई नेम भी दे सकते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, फेल्सिपाम एंड मलेरिया। तो ये 4 स्पीशीज है जिसकी वजह से मलेरिया आपके पास काज होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट MCQs के लिए नोट रखें, आपको MCQs दिया जाएगा कि जो फॉलोइंग 4 स्पीशीज है जिससे मलेरिया काज होता है, लेकिन कौन सा स्पीशीज है जिससे सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया काज होगा, तो वो आपके पास होगा
प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम, देखिए ये वो प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से आपके पास सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया काज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा है सर रोनाल्ड रोज, ठीक है। तो अगर हम सर रोनाल्ड रोज के ऊपर बात करें, देखिए इसने मलेरिया के ट्रांसमिशन के बारे में बात की कि मलेरिया किस तरह ट्रांसमिट होता है, वो आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं सिम्टम ऑफ मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया की जो सिम्टम है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आपको हेडेक होगा, ठीक है, ये सिम्टम है मलेरिया की। उसमें हेडेक होगा, आपको फेवर होगी, टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मस्कुलर फटीग होगा और पेन होगा, आपकी चेस्ट में भी पेन होगा, आपकी बैक पर भी पेन होगा और ये सीवियर पेन होगा, ठीक है, बैक पेन होगा। इसके अलावा देखिए टेम्परेचर दो तरह की होती है, आपने मलेरिया के पेशेंट देखोगे कभी कभार उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है जिसकी वजह से उनको उनसे स्वेटिंग होते हैं, लेकिन कभी कभार उनका टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वो शेवरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब शेवरिंग स्टार्ट करते हैं अक्सर फिर वो लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर बिस्तर को लपेट दो, एक बिस्तर, दो बिस्तर, तीन बिस्तर, क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि मेरा टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए। तो मलेरिया के अंदर दोनों पॉसिबल है, या टेम्परेचर हाई होगा, कभी कभार इतना हाई हो जाता है कि उनके इफेक्ट ब्रेन के ऊपर आते हैं तो वो लोग उल्टा पुल्टा बातें भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी कभार उनका टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि फिर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर बिस्तर को लपेट दो, एक बिस्तर, फिर कहते हैं दूसरा बिस्तर, कंट्रोल नहीं हो रहा टेम्परेचर। तो दोनों हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया के पेशेंट को कफ होगा लेकिन ड्राई कफ, यानी वो कफ करेगा, खांसी आएगी उसको, लेकिन उसके अंदर म्यूकस नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी स्प्लीन की एनलार्जमेंट भी होगी। स्प्लीन जो होते हैं, देखिए स्प्लीन एक आर्गन है जहाँ पर आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो वहाँ पर स्प्लीनोमेगैली होगा। जब जब आरबीसी ज़्यादा ब्रेकअप हो गए तो और स्प्लीन के ऊपर लोड आएगा, जब स्प्लीन के ऊपर लोड आएगा तो उसकी वजह से उसका साइज़ एनलार्ज हो जाएगी, जब साइज़ एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्प्लेनोमेगेली। और इसके साथ साथ नाज़िया और वोमिटिंग भी होगा। तो ये मलेरिया के कुछ साइन सिम्टम है कि अगर एक पेशेंट में आपको ये सिम्टम मिले तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकते हैं कि इस पेशेंट की मलेरिया होगी। तो आप जाके उसको मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, एमपी टेस्ट लिख सकते हैं, जिससे आप प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं कि इसमें मलेरिया है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसी मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में। ज़रा इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और आप ज़रा कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाए ताकि आप लोगों से पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। देखिए इनकी लाइफ साइकिल दो तरह की होती है। ये आपको एक ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं, ठीक है। ये जो बॉडी है आपको ह्यूमन की बॉडी, और बाकी यहाँ से जो प्रोसेस है ये मॉस्किटो की प्रोसेस है। लेकिन हम यहाँ पे अब आप देख ले, लाइफ साइकिल दो तरह की होता है। एक होता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल, एक होता है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है। एक होता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल और दूसरा होता है आपके पास एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है। जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो मॉस्किटो के अंदर होगा, जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो मॉस्किटो के अंदर होगा, और जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन के अंदर होगा। सेक्सुअल लाइफ साइकिल को स्पोरोगोनी कहते हैं और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो कि ह्यूमन के अंदर होता है उसको शेजोगोनी कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि सेक्सुअल लाइफ साइकिल मॉस्किटो के अंदर होता है इसलिए मॉस्किटो को हम कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट, और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चूंकि ह्यूमन के अंदर होता है इसलिए ह्यूमन को हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। दोबारा समझे, सबसे पहले हमने बात की कि लाइफ साइकिल पैरासाइट की दो तरह की होती है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल होगा मॉस्किटो के अंदर, एसेक्सुअल होगा ह्यूमन के अंदर। सेक्सुअल को स्पोरोगोनी कहता है, एसेक्सुअल को शेजोगोनी कहते हैं। चूंकि सेक्सुअल मॉस्किटो के अंदर होगा तो मॉस्किटो को हम डेफिनेटली होस्ट कंसीडर करेंगे, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन के अंदर चूंकि एसेक्सुअल होता है इसलिए उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट कंसीडर करेंगे। अब आते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको एक मॉस्किटो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके मॉस्किटो है और ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी मलेरिया हो चुका है। ये जो आपको पर्सन दिखाई दे रहा है इसको ऑलरेडी मलेरिया हो चुका है, और ये आपके पास क्या है, मॉस्किटो, ठीक है। तो मॉस्किटो ने इस पर्सन को बाइट कर दिया, मॉस्किटो ने इस पर्सन को बाइट कर दिया।
तो इस पर्सन की ब्लड से, जो जो मलेरिया पेशेंट है उसकी ब्लड से मॉस्किटो ने गेमीट्स लिया, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, ओरल वे से सलाइवा के थ्रू, ठीक है। मॉस्किटो ने गेमीट्स लिया मलेरिया के पेशेंट की ब्लड से, ठीक है। जब मॉस्किटो ने ब्लड से गेमीट्स लिया तो फिर ये गेमीट्स मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर लिखा है इन द मॉस्किटो गट, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये मेल गिमिट और फीमेल गिमिट मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाते हैं। जब फ्यूज हो जाता है तो उससे बन जाता है जायगोट, ठीक है। और फिर जायगोट चेंज हो जाता है ओकाइनिट पर, किस चीज़ में? ओकाइनिट में। और फिर ओकाइनिट चेंज हो जाता है स्पोरोजाइट में, किस चीज़ में? स्पोरोजाइट में, ठीक है। दोबारा बात समझे, देखिए ये मलेरिया की पेशेंट है, ये जो आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये आपके पास एक मलेरिया का पेशेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको मॉस्किटो दिखाई दे रही, तो ये मॉस्किटो ने इस पर्सन को बाइट कर दिया और इस पेशेंट की ब्लड से उसने गिमिट्स लिया, उसमें मेल गिमिट भी है, उसमें फीमेल गिमिट भी है। तो ये गिमिट उसने ओरल तरीके से लिया, फिर मॉस्किटो के इंटेस्टाइन को चला गया, तो इंटेस्टाइन में, उसके इंटेस्टाइन में ये मेल गिमिट फीमेल गिमिट फ्यूज हो गई, उसने जायगोट बना दिया, जायगोट चेंज हो गया ओकाइनिट में, ओकाइनिट चेंज हो गया स्पोरोजाइट में, ठीक है, उसके इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्पोरोजाइट उसके इंटेस्टाइन से वापस आ गए उसके ओरल मूत को, यानी सलाइवा को, ठीक है। देखिए स्पोरोजाइट बन गए इंटेस्टाइन में, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, लेकिन जब वहाँ पर उसको प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया तो वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हो गए मॉस्किटो के सेलाइवरी ग्लैंड में, यानी उसकी सलाइवा में आ गए, ठीक है। अब होता क्या, लेट सपोज अब हम कंसिडर करते हैं कि ये बंदा नॉर्मल है, ये दूसरा बंदा है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो जब इस मॉस्किटो ने इस नॉर्मल बंदे को बाइट कर दिया, तो चूंकि मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर तो स्पोरोजाइट है, ठीक है, मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर क्या है? स्पोरोजाइट है, और ये बंदा तो आपके पास नॉर्मल है, ठीक है। अब मॉस्किटो ने क्या किया कि उसके सलाइवा के अंदर जो स्पोरोजाइट थे उसको इसी नॉर्मल नॉर्मल पर्सन के ब्लड में इंटर कर दिया, ठीक है, उसके ब्लड में इंटर कर दिया। ले सपोज ये नॉर्मल बंदे की ब्लड वेसल है और उसकी ब्लड में इंटर हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर होता क्या कि उसकी ब्लड से फिर चला जाता है लीवर में, इसी नॉर्मल बंदे की ब्लड में जब स्पोरोजाइट एंटर हो गए तो ये ब्लड से जाएगा कहाँ पर? लीवर में। तो लीवर में होता क्या कि लीवर में ये जो स्पोरोजाइट है इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है दो, ठीक है, 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से इसी तरह 8 एंड 16, ठीक है, इसी तरह। मतलब ये है कि इस लीवर के अंदर स्पोरोजाइट की मल्टीप्लिकेशन होती है। याद रखें, जब स्पोरोजाइट मल्टीप्लाई होती है तो स्पोरोजाइट चेंज हो जाता है पे मीरोजाइट में, ठीक है, स्पोरोजाइट चेंज हो जाता है मीरोजाइट में, ठीक है। फिर मीरोजाइट क्या करता है? मीरोजाइट आरबीसी में इंटर होता है, लीवर के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गई स्पोरोजाइट की, मीरोजाइट बन गई। अब मीरोजाइट कहाँ चली गई? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर इंटर हो गया। देखिए जब मीरोजाइट रेड ब्लड सेल के अंदर इंटर होता है, लेट सपोज देखिए ये आरबीसी है, यहाँ पर मीरोजाइट इंटर हो गया, तो फिर मीरोजाइट आरबीसी के अंदर फिर मल्टीप्लाई होता है। कहाँ पर? आरबीसी के अंदर फिर मल्टीप्लाई होते हैं। जब आरबीसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, देखिए लेट सपोज ये एक मीरोजाइट है, उसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की इसी तरह, ठीक है, और आरबीसी कंप्लीटली मीरोजाइट से फिल हो गया। तो एक वक्त आएगा जिसकी वजह से ये आरबीसी मजीद मीरोजाइट को टॉलरेट नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर आरबीसी रप्चर हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी रप्चर हो जाएगा। इसका मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर एक रूम है, ठीक है, आरबीसी एक रूम है, वहाँ से स्टूडेंट इंटर होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट क्या है? मीरोजाइट है। आपने एक स्टूडेंट को इंटर किया, लेट सपोज दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह 6, 10, 12, 100, और वक्त आएगा जब आप मज़ीद एंटर करेंगे तो उसकी कैपेसिटी तो कंप्लीट हो गई, तो एक वक्त आएगा कि जो कमरे के जो दीवार है ये फट जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आरबीसी के अंदर मीरोजाइट भी, मिसाल के तौर पर 1 मीरोजाइट है, उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 100 में, 1000 में, तो आखिर आरबीसी के वाल के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा जिसकी वजह से आरबीसी रप्चर हो जाएगी। जब आरबीसी रप्चर हो जाएगी तो देखिए ये आरबीसी है, इसके अंदर मीरोजाइट है और आरबीसी रप्चर हो गया, तो ये आरबीसी से मीरोजाइट बाहर निकल आ जाएगी। जब मीरोजाइट बाहर निकल आ जाएंगे, बात को समझे,
तो ये मीरोजाइट चेंज हो जाता है गेमिट्स में, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के अंदर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज में आपको बताता हूँ कि अगर एमसीक्यूज आया कि मलेरिया सिम्टम कब अपीयर हो गए, मलेरिया सिम्टम तब अपीयर होता है जब आरबीसी की लाइसिस हो जाती है। मलेरियल सिम्टम तब अपीयर होंगे जब आरबीसी की लाइसिस हो जाती है, उस वक्त आपके पास मलेरिया के सिम्टम अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइफ साइकिल तो आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ ना भी आई तो आप ऐसा करें कि जब आप वीडियो मतलब प्ले करते तो दोबारा थोड़ा सा उसको बैक पे कर दे, दोबारा सुन ले। आई थिंक इतना मुश्किल है ही नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं कर सकता मैंने किया। लेकिन एक एडिशनल पॉइंट मैं बताता हूँ। हमने पढ़ा कि लीवर के अंदर स्पोरोजाइट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली वो कहाँ से आए, वो मस्कीटो से आ गए, ठीक है। मस्कीटो ने ब्लड में इंटर किया और वो हमारे लीवर पे आ गए। देखिए, फिर मैंने आपको एक बात की कि ये स्पोरोजाइट की मल्टीप्लिकेशन होता है लीवर के अंदर, वो चेंज हो जाता है मीरोजाइट, ऐसा हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ये मीरोजाइट फिर आरबीसी में इंटर हो गए। लेकिन एक पॉइंट समझिए, यहाँ पर कुछ मीरोजाइट इस लीवर के अंदर रह जाते हैं, वो चुप जाते हैं लीवर के अंदर। जब वो लीवर के अंदर चुप जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो आरबीसी पे इंटर नहीं होगा, वो लीवर के अंदर चुप जाते हैं लेटेंट फेज में, और उसको कहते हैं हेप्नोजाइट। अगेन बता रहा हूँ, मीरोजाइट असल जब लीवर में प्रिपेयर हो जाते हैं तो वो आरबीसी में इंटर होगा, लेकिन कुछ मीरोजाइट लीवर के अंदर चुप जाते हैं, वो आरबीसी में इंटर नहीं होते, उसको हम कहते हैं हेप्नोजाइट। क्या कहते हैं? हेप्नोजाइट, ठीक है। और हेप्नोजाइट का इशू ये है, जब एक बंदे को मलेरिया हो गया, वहाँ पर हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाई तो मलेरिया ख़त्म। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे दोबारा मलेरिया हो गया। जब दोबारा मलेरिया हो गया तो इसका मतलब कि वो लीवर में छुपे गए हेप्नोजाइट नहीं है, वो फिर दोबारा एक्टिवेट हो गए और उसने मलेरिया काज की। तो मतलब यह है कि हेप्नोजाइट का काम क्या है कि दोबारा मलेरिया को काज करना है, रिलैप्सिंग ऑफ मलेरिया। रिलैप्सिंग ऑफ मलेरिया का मतलब मलेरिया का दोबारा आना, रिकरेंट मलेरिया मतलब दोबारा मलेरिया आना, और ये किसकी वजह से? हेप्नोजाइट की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर कुछ ड्रग भी दिया गया है, यहाँ पर लेके स्पोरोंटोसाइड। स्पोरोंटोसाइड देखिए, देखिए ये आपके पास मस्कीटो है, इसने इस बंदे को बाइट कर दिया, नॉर्मल बंदे को। तो देखिए यहाँ पर स्पोरोजाइट लिखा है, तो ये स्पोरोजाइट इंटर हो गए ब्लड के अंदर। अब अगर हम मलेरिया को कंट्रोल करना चाहते तो हम स्पोरोंटोसाइड ड्रग दे सकते हैं। स्पोरोंटोसाइड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो स्पोरोजाइट को किल करता है, ठीक है। अच्छा, यानी स्पोरोंटोसाइड वो ड्रग्स होते हैं जो स्पोरोजाइट को किल करने की एबिलिटी रखता है। यहाँ पर लिखा है ट्रू काउजल प्रोफाइलेक्टिक। एक चीज़ मैं बता दूं, प्रोफाइलेक्टिक कीवर्ड जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंटिव मेथड, प्रिवेंशन, ठीक है। ट्रू काउजल प्रोफाइलेक्टिक का यहाँ पर क्या रूल है? यहाँ पर उसका रूल है कि जब स्पोरोजाइट लीवर के अंदर मल्टीप्लाई होंगे ना, तो उनको उनकी मल्टीप्लिकेशन से रोकता है, ठीक है। यहाँ पर लेके काउजल प्रोफाइलेक्टिक, काउजल प्रोफाइलेक्टिक का ये भी हम हमारे पास एज ए एंटी मलेरियल ड्रग हम दे सकते हैं। इनका काम ये होता है कि वो मीरोजाइट आरबीसी के अंदर इंटर ना हो जाए। यहाँ पर लेके सप्रेसियो, सप्रेसिव का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर मीरोजाइट है, मीरोजाइट ने मल्टीप्लिकेशन किया अपने काफ़ी बड़े आरबीसी के अंदर, तो एक वक्त आएगा कि आरबीसी रप्चर होगा, उसकी लाइसिस होगी। तो सप्रेसिव ड्रग का काम ये होता है ताकि आरबीसी की लाइसिस ना हो जाए, आरबीसी को रप्चर होने से बचाए। ये सप्रेसिव का क्या होता है? अपना फंक्शन होते हैं। अब अगर आरबीसी के लाइसिस ना हो जाए, वो रप्चर ना हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मलेरिया नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास सप्रेसिव। अच्छा, एक लेकर है गिमिटोसाइडल। गिमिटोसाइडल का मतलब ये होता है कि जो गिमिट्स हमारे पास बन गए वो गिमिट्स हमारे पास किल कर दें। लेकिन गिमिटोसाइडल का मतलब ये होते हैं कि जो हमारे पास गिमिट्स बन चुके हैं वो गिमिट्स को वो क्या कर दें? किल कर दें। अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो ये है, देखिए मैंने आपको पहले बता दी कि मलेरियल सिम्टम तब अपीयर होगा जब आरबीसी के लाइसिस होगा, और जब आरबीसी रप्चर हो जाएगी तो मीरोजाइड बाहर निकल आ जाएगा, और इसी तरह मलेरिया के जो साइन सिम्टम है वो अपीयर होंगे। अब आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा कि अगर हम एक पेशेंट को, मलेरिया की पेशेंट है, उसको हम गिमिटोसाइडल ड्रग्स दें, क्या दें?
गिमिटोसाइडल ड्रग्स दे। तो क्या गिमिटोसाइडल ड्रग मलेरिया की सिम्टम को कंट्रोल कर सकता है? नहीं। याद रखें, गिमिटोसाइडल ड्रग मलेरिया की सिम्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि गिमिटोसाइडल तो तब प्रोड्यूस हो गए जब आरबीसी की लाइसिस हो जाए, और जब एक बार आरबीसी की लाइसिस हो जाए तो मलेरिया की सिम्टम तो ऑलरेडी अपीयर हो गए। तो अब अगर आप गिमिटोसाइडल दे तो उसके साथ मलेरिया की सिम्टम कंट्रोल नहीं होता। तो सवाल यह है कि फिर गिमिटोसाइडल हम क्यों देते? गिमिटोसाइडल सिर्फ हम इसलिए देते हैं कि वो जब इस गिमिट्स को किल कर दे तो ये जब मॉस्किटो आएगा तो गिमिट्स नहीं होंगे, जब गिमिट्स नहीं होंगे तो मलेरिया की ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगी। यानी गिमिटोसाइडल का एक फंक्शन है टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरियल प्लाज्मोडियम, ठीक है। लेकिन गिमिटोसाइडल का ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है कि वो मलेरिया की पेशेंट के अंदर मलेरिया की साइन सिम्टम को कंट्रोल कर दे, ठीक है। पर कैफ ये थोड़ा साइकिल हमने डिटेल के साथ पढ़ा। अब आते हैं यहाँ पर लाइफ साइकिल, जितना भी वहाँ पर हमने लाइफ साइकिल की बात की, यहाँ पर उसने मतलब एक सेंटेंस की शक्ल में दिया है। देखिए प्लाज्मोडियम क्या है? काजेटिव ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज कि मलेरिया का काजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। वेक्टर और डेफिनेटली होस्ट कौन है? फीमेल एनाफिल मस्कीटो। हमने बात की कि फीमेल एनाफिल मस्कीटो डेफिनेटली होस्ट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। और वेक्टर का मिसाल एक गाड़ी की तरह होती है। गाड़ी क्या काम करती है? गाड़ी की ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो फीमेल एनाफिल मस्कीटो भी इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? ह्यूमन। ह्यूमन इंटरमीडिएट होस्ट है क्योंकि उसके अंदर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइफ साइकिल अकर पार्टली इनसाइड द मॉस्किटो, मतलब लाइफ साइकिल दो तरह की होता है, एक होता है सेक्सुअल होता, एक होता है एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल है वो मॉस्किटो के अंदर, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल स्पोरोगोनी, और जो एसेक्सुअल था वो ह्यूमन के अंदर, तो इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल शेजोगोनी, ठीक है। सेक्सुअल स्पोरोगोनी मॉस्किटो के अंदर, एसेक्सुअल शेजोगोनी ह्यूमन के अंदर। अब वो यहाँ पर उसने मुकम्मल प्रोसेस बताया है कि मस्कीटो बाइट मैन इट ट्रांसमिट्स स्पोरोजाइट टू हिज ब्लड। मस्कीटो आया, एक नॉर्मल बंदे के ऊपर बैठ गया, उसको बाइट कर दिया तो स्पोरोजाइट उसके ब्लड में इंटर कर दिए। स्पोरोजाइट ट्रेवल टू द लीवर वेयर इट प्रोड्यूस ए सेक्सुअल टिश्यू शेजुगोनी प्रोड्यूस मेरिजाइट। तो फिर वो मस्कीटो ने जब उस बंदे को बाइट किया और उसके ब्लड में स्पोरोजाइट इंटर हो गए, तो स्पोरोजाइट जाएगा लीवर में, और पर लीवर में उसके अंदर, लीवर के अंदर उसकी एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर वो चेंज हो जाएगा मीरोजाइट में। लेकिन जब एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसको कहते हैं टिशोसेजोगोनी। टिशोसेजोगोनी किसको कहते हैं? कि लीवर के अंदर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए। इसके बाद लिखे कि मीरोजाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी एंड इनिशिएट एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इन आरबीसी ब्लड सेजोगोनी लीडिंग टू प्रोड्यूसिंग ऑफ मोर मीरोजाइट, ठीक है। फिर होता क्या? फिर आपके पास ये होता है कि वे मेरिजाइट फिर आरबीसी के अंदर इंटर होता है। जब वो आरबीसी के अंदर इंटर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आरबीसी के अंदर उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। जब आरबीसी के अंदर उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो एक वक्त आ जाता है जिसकी वजह से क्या होती है, आरबीसी ब्रस्ट एंड स्टार्ट इन्फेक्टिव साइकिल, कि वो आरबीसी की लाइसिस हो जाती है और मीरोजाइट बाहर निकल आ जाते हैं। लेकिन दो पॉइंट मैं बताता हूँ। जब लीवर के अंदर स्पोरोजाइट की मल्टीप्लिकेशन होती थी तो इसको हम कहते हैं टिशो शेजोगोनी। लेकिन जब आरबीसी के अंदर मीरोजाइट की मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसको कहते हैं ब्लड शेजोगोनी। अच्छा, सम मीरोजाइट डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल गिमिट। फिर ये मीरोजाइट चेंज हो जाता है मेल गिमिट में, फीमेल गिमिट में। सम मीरोजाइट रिमेन डॉर्मेंट इन द लीवर कॉल्ड हेप्नोजाइट विच काज रिलेप्स ऑफ मलेरिया पी वाई वेक्स एंड ओवेल। ये भी मैंने बात की कि कुछ मीरोजाइट ऐसे हो जाते हैं जो आरबीसी के अंदर इंटर नहीं होते, वो लीवर के अंदर चुप जाते हैं। जब चुप जाते हैं तो उनको हम कहते हैं हेप्नोजाइट, और उनका काम क्या होते हैं? रिलैप्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया को दोबारा काज करना। और ये जो हेप्नोजाइट है ये किस दो स्पीशीज़ की होती है, एक होता है वाइवेक्स और दूसरा होता है ओवेल। इन यानी जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम ओवेल है, इन दो स्पीशीज़ की जो वो होता है प्लाज्मोडियम होता है, मीरोजाइट होते हैं, वो लीवर के अंदर चुप जाते हैं जिसको हम कहते हैं हेप्नोजाइट। आगे हम देखिए व्हेन मस्कीटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन गिमिट आर टेकन अप विद ब्लड, ठीक है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन हो, वो बंदा जिसको मलेरिया हो चुका है, अगर मस्कीटो उसके ऊपर बैठ गया और उसने उसको बाइट कर दिया तो उसकी बंदी की ब्लड से वो गिमिट्स लेगा।
The gametocyte mature in the mosquito gut and fuse to form ookinete which develop into sporozoite. तो वो गेमिट्स जाके उसी मस्कीटो के इंटेस्टाइन में वो फ्यूज हो जाएंगे, जायगोट बनेगा, फिर ओकाइनिट बनेगा, फिर स्पोरोजाइट बनेगा, और इसको कहते हैं सेक्सुअल स्पोरोगोनी. स्पोरोजाइट माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड एंड इन्फेक्ट अ न्यू होस्ट व्हेन मस्कीटो बाइट द पर्सन. अब स्पोरोजाइट चूंकि इंटेस्टाइन के अंदर बन गए, अब ये जाएगा कहाँ पर सिलाइवा के अंदर, सिलाइवरी ग्लैंड के अंदर. और जब सिलाइवरी ग्लैंड पे आ जाते, जब वो दूसरे बंदा को बाइट करेगा तो दूसरे बंदों को मलेरिया काज होगी. ठीक है. रिकरेंट मलेरिया या रिलेप्स मलेरिया, मलेरिया का दोबारा काज होना, कैन बी रिलेप्स बाय हेप्नोजाइट. हम बार बार बात करते कि हेप्नोजाइट वो मीरोजाइट होते हैं जो लीवर के अंदर डॉर्मेंट स्टेट में वहाँ पर छुप जाते हैं लेटेंट फेज में. ठीक है. तो हेप्नोजाइट की वजह से भी दोबारा मलेरिया काज होता है. या रिक्रोडेंस मीन्स पैरासाइट सर्वाइविंग इन ब्लड ड्यू टू इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट. रिक्रोडेंस क्या होता है? रिक्रोडेंस ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, लेट सपोज 10 दिन के लिए, और 10 दिन में आपने जब 7 दिन इस्तेमाल किया तो आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए, और फिर आपने लास्ट 3 डेज़ के लिए जो ट्रीटमेंट था वो स्टॉप कर दिया क्योंकि आप तो रिकवर हो गए, और आपने डॉक्टर को आपको 10 डेज़ के लिए लिखा है. ठीक है. अब होता क्या कि आप तो ट्रीट हो गए, लेकिन कुछ वक्त बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद दोबारा मलेरिया होता है. वो दोबारा मलेरिया क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने 10 दिन में सिर्फ आपने 7 दिन का इस्तेमाल किया, वो 3 दिन का ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट हो गया, जिसकी वजह से आप पे आपके ब्लड में कुछ कुछ मेरूजाइट थे, जिसकी वजह से फिर दोबारा मलेरिया काज होते हैं. तो रिक्रोडेंस का मतलब ये होता है कि जब आप इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट कर दे तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के रिजल्ट में दोबारा मलेरिया आता है. ठीक है. अच्छा, हम एंटी मलेरियल ड्रग की अगर बात करें, देखिए वो हम एज ए ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है तो हम अगर उसको एंटी मलेरियल ड्रग दे, तो एंटी मलेरियल ड्रग क्या करते हैं? मलेरिया को ट्रीट करना. प्रोफाइलेक्सिस मतलब एज ए प्रिवेंशन के थ्रू भी आप दे सकते हैं. अगर किसी पेशेंट को मलेरिया नहीं है लेकिन आप उसको एंटी मलेरियल ड्रग दे इसी वजह से ताकि उसको मलेरिया आने वाले वक्त में कभी खास भी ना हो जाए. ठीक है. या प्रिवेंशन ऑफ रिलेप्स ऑफ मलेरिया, एक बंदा है उसको मलेरिया हो गया, वो कम्प्लीटली ट्रीट हो गया, दोबारा मलेरिया आ गया, रिलेप्स ऑफ मलेरिया, तो उस वक्त भी हम एंटी मलेरिया ड्रग्स दे सकते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन एंटी मलेरियल ड्रग. ठीक है, कि जो एंटी मलेरियल ड्रग है उसको हमने क्लासीफाई किया है. जो सबसे पहला है टू प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, प्रोफाइलेक्टिक. मतलब प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंटिव. कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो हम इसलिए देते हैं ताकि मलेरिया हमारे ऊपर अटैक भी ना करे. प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक, मलेरिया हमारे ऊपर अटैक भी ना कर दे तो हम एज ए प्रिवेंटिव बेस पे देते हैं. तो उसमें सबसे पहले है काउजल प्रोफाइलेक्टिक. काउजल प्रोफाइलेक्टिक अटैक द प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज इन द लीवर विच इज़ द काज ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन टिशो शेजेंटोसाइड एग्जाम्पल प्रेमाक्विन एंड प्रोग्वानिल. देखिए काउजल प्रोफाइलेक्टिक का मतलब ये होता है, हमने फिर भी पढ़ा. देखिए कि ये आपके पास लीवर हैं, ये आपके पास आरबीसी हैं. तो लीवर के अंदर क्या होती है? स्पोरोजाइट होते हैं. स्पोरोजाइट क्या करते हैं? लीवर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देती है, वो चेंज हो जाता है मीरोजाइट में, फिर मीरोजाइट इंटर हो गए आरबीसी के अंदर. काउजल प्रोफाइलेक्टिक हम तब देंगे कि जब मीरोजाइट आरबीसी के अंदर इंटर अभी तक नहीं हुआ, यानी वो लीवर के अंदर है. अगर लीवर के अंदर हम किल करना चाहते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं काउजल प्रोफाइलेक्टिक. क्या पर लिखे? प्री एरिथ्रोसाइटिक. प्री मतलब पहले, एरिथ्रोसाइट आरबीसी के मीरोजाइट आरबीसी तक जाने से पहले, अगर वो इंटर नहीं हुआ उससे पहले अगर हम उसको किल कर दे तो इसको हम कहते हैं काउजल प्रोफाइलेक्टिक. ठीक है, इसको हम कहते हैं काउजल प्रोफाइलेक्टिक. लेकिन यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा है टिशू शीजोंटिसाइड. शीजोंटिसाइड का मतलब होता है शीजंट को किल करना, शीजंट को किल करना. लेकिन यहाँ पर लेके टिशू शीजोंटिसाइड, टिशू का मतलब होता है लीवर, के लीवर के अंदर उसको किल करना, तो उसको कहते हैं काजल प्रोफाइलेक्टिक. उसमें आपके पास दो ड्रग्स है, एक है प्रीमाक्विन और एक है प्रोग्वानाइल. ठीक है, तो प्रीमाक्विन और प्रोग्वानाइल ये आप एज ए काउजल प्रोफाइलेक्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद लिखे सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक. सप्रेस द एरिथ्रोसाइटिक फेज एंड प्रिवेंट अटैक ऑफ मलेरिया फीवर एग्जाम्पल क्लोरोक्विन प्रोग्वानाइल मेफ्लोक्विन. इसको देखिए सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक. देखिए आपके पास आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर क्या आपके पास मीरोजाइट है. ठीक है,
अब आरबीसी के अंदर चूंकि मीरूजाइट है, तो अब मीरूजाइट जो है ना वो अपनी नंबर को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसके अंदर जब वो अपनी नंबर को इंक्रीज़ करेगा तो एक वक्त आएगा कि आरबीसी के लाइसिस होगी। ठीक है, और फिर मलेरिया की सिम्टम अपीयर होगी। अब जब आप सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक दे, तो सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक क्या करता है कि इस आरबीसी को लाइसिस होने से, इस आरबीसी को रप्चर होने से, इस आरबीसी को डैमेज होने से बचाता है, ताकि वो मीरोजाइट आरबीसी से बाहर ना जाए और मलेरिया का ना करे। तो आपको पता है कि उसमें कौन कौन से आते हैं। उसमें आपके पास आता है क्लोरोक्वीन आता है, प्रोग्वानाइल आता है एंड मेफ्लोक्वीन आता है। ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस एडवाइस इन नॉन इम्यून ट्रेवलर टू एंडेमिक एरिया। आप पहले एंडेमिक एरिया को समझे। एंडेमिक एरिया वो एरिया जहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक डिजीज़ मौजूद हो। अब चूंकि मलेरिया की बात चल रही है, तो एंडेमिक एरिया यानी वो एरिया जहाँ पर मलेरिया कॉमनली, मतलब नॉर्मली वहाँ पर पाया जाता है उन एरिया के अंदर। अब अगर एक बंदा जिनका नॉन इम्यून ट्रेवलर का मतलब वो बंदा जिनका इम्यून सिस्टम वीक है और वो जाता है एंडेमिक एरिया में, जो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोगों को मलेरिया है, तो जब वो वहाँ एरिया में चला जाएगा और उनका इम्यून सिस्टम भी वीक है, तो ऑटोमेटिकली उसको मलेरिया की चांसेस है। नॉन इम्यून पर्सन लिविंग इन एंडेमिक एरिया फॉर फिक्स टाइम आर्मी यूनिट। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास आर्मी यूनिट होते हैं, ये मुख्तलिफ जगह पर उसकी शिफ्टिंग होती है। अब मिसाल के तौर पर एक यूनिट है जिनका इम्यून सिस्टम भी वीक है और वो ऐसे इलाके में चले गए ड्यूटी कराने के लिए जो वहाँ पर कॉन्स्टेंटली मलेरिया पाया जाता है, तो उन लोगों को भी इन आर्मी यूनिट वाले लोगों को भी आसानी से मलेरिया हो सकता है, रिस्क में है। और ये इन्फेंट को भी, चिल्ड्रन को भी, प्रेग्नेंट वुमेन को भी, सबको काज हो सकता है इस एंडेमिक एरिया के अंदर जो मलेरिया है। चाहे बच्चे हों, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे ओल्डर लोग हों, जो भी हों जो इस एंडेमिक एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर उनको चांसेस है मलेरिया के। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टू ट्रीट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया इज़ अ क्लिनिकल क्यूरेटिव। ठीक है, यानी हम इसको एज ए क्लिनिकल क्योर पे बेस, मिसाल के तौर पर एक बंदे को मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया उसको काज है, तो हम क्यों देते हैं, ताकि उन मलेरिया की सिम्टम को हम कंट्रोल कर दें। तो इसको कहते हैं ट्रीट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया। क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया का मतलब आपको ऑलरेडी मलेरिया है, अब उनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है। अटैक द एरिथ्रोसाइट सीजेंट एंड टर्मिनेट एपिसोड ऑफ मलेरिया फेवर एरिथ्रोसाइट सीजेंटोसाइट। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम ड्रग्स देते हैं, तो वो किस तरह देते हैं कि मिसाल के तौर पर ये आरबीसी है, ठीक है, और इस आरबीसी के अंदर आपके पास क्या है, इस आरबीसी है, और इस आरबीसी के अंदर आपके पास क्या है, मीरूजाइट है। ठीक है। अब जब आप क्लिनिकल अटैक के ऊपर देंगे, तो आप वो ड्रग देंगे जो आरबीसी के अंदर मौजूदा पैरासाइट को वो किल करे। एरिथ्रोसाइटिक सीजेंटोसाइड का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि देखिए, एरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी, सीजेंटोसाइड का मतलब कि इसके मौजूदा अंदर जो सीजेंट है, जो मीरोजाइट है, अगर उसको हम किल कर दे तो इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट सीजेंटोसाइड। ठीक है। उसमें दो तरह की हैं। ठीक है। एक होता है फास्ट, एक होता है फास्ट एक्टिंग हाई एफिकेसी, एक होता है स्लो एक्टिंग लो एफिकेसी। दो तरह की ड्रग्स है। एक वो ड्रग्स होते हैं जिनका एक्शन रैपिड होता है और जिनका इफेक्ट भी मैक्सिमम होता है, और दूसरा वो ड्रग है जिनका एक्शन भी स्लो होता है, जिनका इफेक्ट भी कम होता है। तो जिनका एक्शन हाई है, जिनका एफिकेसी ज़्यादा है, उसमें आपके पास क्लोरोक्वीन है, क्विनीन है, आर्टिमिसानिन है। और जिनका एफिकेसी और एक्शन स्लो है, उसमें प्रोग्वानेल है, पायरिमीथामाइन है, सल्फोनामाइड है। बी रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आपको एमसीक्यूज दिया जा सकता है कि फॉलोइंग में से कौन है जिसका एफिकेसी भी कम है और एक्शन भी कम है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगी क्लोरोक्वीन है, क्विनीन है, आर्टिमेसानिन है या प्रोग्वानाइल है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन प्रोग्वानाइल होगा, क्योंकि ये क्लोरोक्वीन और क्वाइनिन और आर्टिमिसानिन ये फास्ट एक्शन में भी रैपिड है और एफिकेसी भी ज़्यादा। लेकिन जो प्रोग्वानाइल है, पायरिमिथामाइन और सल्फोनामाइड, ये जो थ्री ड्रग्स हैं, ये थ्री ड्रग्स हमारे पास, इनका एफिकेसी भी कम है और इनका जो एक्शन है वो भी स्लो है। अच्छा, अब हम आते हैं किस चीज़ के बारे में, टू कम्प्लीटली एरेडिकेट द पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी, एरेडिकल क्योर।
देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको हमने पहले भी बताया कि देखिए ये आपके पास लीवर है, इस लीवर के अंदर कुछ मीरोसाइट छुप जाते हैं जिसको हम हेप्नोसाइट कहते हैं। और हेप्नोसाइट का काम ये है कि वो दोबारा मलेरिया को काज करता है। अब रेडिकल क्यूर का मतलब ये होता है कि वो ड्रग्स हम दे इस पेशेंट को जो उसके लीवर के अंदर मौजूदा हेप्नोसाइट को भी किल कर दे, इसको कहते हैं रेडिकल क्योर। रेडिकल क्योर का मतलब कंप्लीटली हम मलेरिया को ख़त्म करें, कंप्लीटली एरेडिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज़ अ रेडिकल क्योर, कि मलेरिया पैरासाइट को हम कंप्लीटली एरेडिकेट कर दें। ठीक है, तो कंप्लीटली कैसे हम एरेडिकेट करेंगे कि वहाँ पर जो हेप्नोसाइट है उस हेप्नोसाइट को हम किल कर दें। तो यहाँ पर अगर आप देखें लिखा है कि इंडिकेट ओनली इन पी वाइवेक्स एंड पी ओ एल बिकॉज दे प्रोड्यूस रिलेप्सिंग मलेरिया ड्यू टू परसिस्टेंट हेप्नोसाइट। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम ओवेल है, ये आपके पास हेप्नोसाइट पैदा करते हैं। क्या हेप्नोसाइट? हेप्नोसाइट वो म्यूरोसाइट जो लीवर के अंदर डार्मेंट स्टेट पर होता है। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, रिलेप्स मलेरिया, दोबारा मलेरिया को काज करना। तो अगर हम हेप्नोसाइट को किल कर दे तो उसके लिए हम ड्रग्स देंगे प्रीमाक्वीन। तो प्रीमाक्वीन वो ड्रग्स है जो कि हेप्नोसाइट को किल करता है, या हम उसको एज ए रेडिकल क्योर के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट में होता है वो है गिमेटोसाइडल ड्रग। आपको पता है गिमेटोसाइड, गिमेटोसाइड एक मेल गिमेटोसाइड था, ठीक है, और एक क्या था, फीमेल गिमेटोसाइड था। ठीक है, तो जो मेल गिमेट्स है और जो फीमेल गिमेट है, अगर इसको हम किल कर दे तो इसके लिए हम देंगे क्या, गिमेटोसाइडल ड्रग। हेल्प इन डिक्रीजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। जाहिर सी बात है, अगर आप गिमिट्स को किल कर दे तो इसका काम यह होगा कि मलेरिया की जो ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, नॉट यूज इन इन्फेक्टेड पर्सन। मैंने पहले भी आपको बात की, देखिए ये जो गिमिटोसाइडल ड्रग है इसको अगर आप दें तो मलेरिया की सिम्टम को ये कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मलेरिया की सिम्टम को आप तब कंट्रोल करेंगे जब आरबीसी की लाइसिस को आप स्टॉप करें। और गिमिट्स तो तब बनता है कि आरबीसी के लाइसिस हो चुका है। जब आरबीसी के लाइसिस हो चुके हैं तो मलेरिया की सिम्टम अपीयर भी है, तब अगर आप गिमिटोसाइडल दें तो उसके साथ तो मलेरिया को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, सिर्फ उनकी ट्रांसमिशन को आप स्टॉप करते। तो इसमें आपके पास आते हैं प्रीमाक्वीन, प्रोग्वानाइल एंड पायरिमिथामाइन। ये वही लाइफ साइकिल की बात की है कि मतलब स्पोरोजाइट इंटर हो गए मॉस्किटो से ब्लड में, वो लीवर पे आ गए। ठीक है, तो लीवर में उसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर वो चेंज हो गए, इंटर हो गए आरबीसी के अंदर, फिर आरबीसी के अंदर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो आरबीसी के लास्ट में लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से गिमिट्स बनेंगे, मेल गिमिट, फीमेल गिमिट, फिर वो गिमिट्स मॉस्किटो लेते हैं। और इसी तरह वो जितना भी हमने साइकिल ऑलरेडी पढ़ा, अगर वो साइकिल आपको समझ आई है तो ऑटोमेटिकली इसकी समझ भी आपको आएगी। और ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, अब ऐसा करेंगे कि क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे जो फिर ड्रग्स है ना, एंटी मलेरिया ड्रग, उससे फिर एक नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पर एक है फोर अमीनो क्विनोलोन, दिस इज़ अ क्लास। ठीक है, क्विनोलोन मिथानोल ये आपके पास एक क्लास है। सिंकोनाल कलाइड ये एक क्लास है। बेगवानाइड ये एक क्लास है। डाई अमीनो पायरामिडीन ये एक क्लास है। सल्फोनामाइड ये आपके पास एक क्लास है। तो फोर अमीनो क्विनोलोन जो कि एक क्लास है, तो उसमें तीन एंटी मलेरिया ड्रग्स आते हैं, क्लोरोक्वीन, एमोडियाक्विन, पिपराक्विन। इसको आप समझे, ये आगे डिटेल के साथ आएंगे, लेकिन इस नाम को ज़रा याद कर दें। क्विनोलोन मिथानोल के अंदर एक ड्रग आता है मेफ्लोक्विन। सिंकोनाल कलाइड के अंदर दो ड्रग्स आते हैं, क्विनिन एंड क्विनिडीन। बिग्वानाइड के अंदर एक ड्रग्स आते हैं, प्रोग्वानेल। डाई अमीनो पायरामिडीन के अंदर जो ड्रग्स है वो है पायरिमिथामिन। सल्फोनामाइड के अंदर दो ड्रग है, सल्फोडाक्सिन एंड डेप्सोन। ठीक है, अच्छा, 8 अमीनो क्विनोलोन के अंदर पर दो ड्रग्स। 8 अमीनो क्विनोलोन इज़ अ क्लास, उसके अंदर दो मेंबर है, एंटी मलेरियल ड्रग के थ्रू हम इस्तेमाल करेंगे। एक है प्रीमाक्विन, दूसरा है टेफनोक्विन। इसके बाद है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन के अंदर ड्रग्स है एटोवेकोन। आपके पास है नेफ्थाइरिडीन। नेफ्थाइरिडीन के अंदर ड्रग्स है पायरोनेराडीन। अमीनो अल्कोहल एक क्लास है, उसके अंदर दो ड्रग्स है, हेलोफेंट्रिन, लोमाफेंट्रिन। सिस्क्विटरपिन लेक्टोन ये क्लास है, इसके अंदर आर्टिसोनेट भी है, आर्टिमितर भी है, आर्टीतर भी, आर्टिरुलेन। ठीक है, सिस्क्विटरपिन लेक्टोन इज अ क्लास, उसके अंदर ड्रग्स है आर्टिसोनेट, आर्टिमितर, आर्टीतर, आर्टिरुलेन। ठीक है, और बाकी ये जो हमारे पास है क्लोरोक्वीन, ये अभी एंटी मलेरियल ड्रग स्टार्ट हो गई और ये हम बाकी लेक्चर के अंदर मतलब उसको कवर करेंगे। ठीक है,
तो अल्लाह हाफ़िज़। और एक और रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरी बात ये है कि अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। इसकी फ़ायदा ये होगा कि मतलब अगर एक स्लाइड भी उसको समझ आ जाएगी तो इसी वीडियो से, तो आई थिंक बेहतर बात है, ठीक है। और हमारी चैनल बेस पे बनाए, ठीक है। कि हमारे पास जितना भी नॉलेज है वो हम शेयर कर दें किसी को, और किसी को फ़ायदा पहुंचा दें, क्योंकि ये इंसानियत का रोल है कि अगर आप पैसों और नॉलेज से सिर्फ अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो दिस इज़ नथिंग। जब आप अपने नॉलेज या अपने पैसे से किसी और इंसान की मतलब उनकी फलाह व बहबूद के लिए कुछ करें फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ एक्चुअली ह्यूमैनिटी। सो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रा ओपन माइंड बन के अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चाहे ये हमारी वीडियो लीक हो या अगर वीडियो लीक ना हो तो वैसा अगर आप शेयर कर सकते हैं अपना नॉलेज फेस टू फेस तो भी बेटर बात है, क्योंकि एक मतलब एक अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ अपने नॉलेज को शेयर करते रहते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।